आप सभी मित्रों को तारकेश्वर पांडे का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का TNERC में। आज से मैं आप सभी मित्रों और अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए YouTube पर सामान्य ज्ञान के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत प्रत्येक सीरीज़ में लगभग 25 प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्नों के उत्तर भी होंगे। आप इन प्रश्नों एवं इनके उत्तर को याद करके एक तरफ तो अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे ही, दूसरे तरफ आप इस ज्ञान का उपयोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए कर सकते हैं। इस सामान्य ज्ञान के सीरीज को अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए आपको कुछ सामान्य शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको प्रतिदिन नियमित रूप से 25 प्रश्नों का भंडार अपने दिमाग में भरना होगा, यानी रेगुलर रहना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, आप इन प्रश्नों को याद करने के लिए अपने अनुसार सही समय चुन सकते हैं, जैसे खाते समय, मॉर्निंग वॉक के समय, सुबह बिस्तर से उठते समय, शाम को सोने से पहले या किसी भी खाली समय में। मेरे ख्याल से सुबह बिस्तर से उठते समय या रात को सोने से पहले ये दोनों समय आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो यह यादाश्त के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वहीं दूसरे तरफ रात को सोते समय याद किया हुआ दिमाग में अच्छे तरह से बैठ जाता है और रात के सपने में वही याद आता है। खैर, समय आप स्वयं चुन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हुए मैं आज इस सामान्य ज्ञान सीरीज का पहला भाग यानी कि पार्ट 1 शुरू करना चाहूँगा। आज के इस भाग 1 का विषय होगा इतिहास। तो आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के संबंध में बातचीत करेंगे। तो तैयार हो जाइए और इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए और अच्छे से समझकर इसे याद करिए। और यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है प्रश्नों को समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने समस्याओं को लिख सकते हैं। मैं अपने समय के अनुसार उसका जवाब देता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के इन 25 प्रश्नों का सबसे पहला सीरीज़। सबसे पहला प्रश्न, इतिहास के हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा उसका अर्थ क्या है? एक बार मैं प्रश्न को पुनः दोहराना चाहूँगा। इतिहास के हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा इसका अर्थ क्या है? सही उत्तर है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया HISTORIA हिस्टोरिया ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। एक बार फिर से समझिए, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। तो इसको अच्छे तरह से याद रखेंगे आप लोग। हिस्ट्री शब्द जो है हिस्ट्रिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न जानने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। हेरोडोटस को द हिस्ट्रीज नाम का किताब लिखने पर सर्वप्रथम रोमन दार्शनिक सीसेरो ने द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहते हैं? प्रश्न है, आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहते हैं? उत्तर है, जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रैंके को द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। एक बार फिर से, जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रैंके को द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ किसका कथन है? एक बार फिर से, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ किसका कथन है? इसका उत्तर है
जर्मन फिलोसफर हेगल का। एक बार फिर से, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जर्मन फिलोसफर हेगल का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किसने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स? एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। किसने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स? इसका सही उत्तर है जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने यह कहा था। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर कार्ल मार्क्स का कथन है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसमें हम लोग कुछ टाइम ग्लॉसरी को जानेंगे जो कि इतिहास में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता देना चाहूँगा। सबसे पहला है डिकेड। डिकेड द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को कहा जाता है, यानी 10 वर्षों के समयावधि को डिकेड के नाम से जाना जाता है। अगला है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 50th ईयर को कहा जाता है। फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी, इसको द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 50th ईयर को के रूप में जाना जाता है। सेकेंड हाफ द पीरियड फ्रॉम 51st ईयर टू 100th ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ ए सेंचुरी भी इसको बोल सकते हैं, और द पीरियड फ्रॉम 51st ईयर टू 100th ईयर के रूप में इसको जाना जाता है। अगला है सेंचुरी। सेंचुरी द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है मिलेनियम, द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स को मिलेनियम कहा जाता है। अगला है सिरका या CA/C, कभी कभी हिस्ट्री में देखने को मिलता है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट टाइम के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट टाइम के लिए सिरका या CA/C का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैलेंडर किसे माना जाता है, यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किसे माना जाता है? सही उत्तर है शक संवत को। जी हाँ, शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर माना जाता है। अगला है कन्वर्जन ऑफ AD इन विक्रम एरा। AD को विक्रम एरा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले तो AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और AD को विक्रम एरा में कन्वर्ट करने के लिए AD में 57 ईयर्स प्लस कर दिए जाते हैं, और जैसे ही हम AD में 57 ईयर्स प्लस करेंगे तो वो विक्रम एरा बन जाता है। जैसे मान लीजिए 2013 एक AD है, और यदि इसको हम विक्रम एरा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें 57 ईयर्स प्लस कर देंगे तो आएगा 2070, यानी 2013 को विक्रम एरा में 2070 कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्जन ऑफ AD इन शक एरा, यानी AD को शक एरा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा, AD को शक एरा में कन्वर्ट करने के लिए 78 माइनस कर दिया जाता है, यानी AD में से 78 माइनस करने पर यह शक एरा में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कि 2013 को हमें शक एरा में चेंज करना है, तो 2013 में से 78 को माइनस कर देंगे, बचेगा 1935, तो 2013 को शक एरा में 1935 कहा जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्जन ऑफ विक्रम एरा इनटू AD। विक्रम एरा को AD में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो याद रखिए, विक्रम एरा को AD में कन्वर्ट करने के लिए 57 माइनस कर दिया जाता है, यानी कि विक्रम एरा अगर दिया रहेगा उसमें से 57 अगर माइनस कर देंगे तो यह AD में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि 2070 अगर विक्रम एरा दिया हुआ है, इसमें से 57 अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा 2013, तो इस 2013 को हम कहेंगे कि यह AD में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्जन ऑफ शक एरा इनटू AD। यदि शक एरा को AD में कन्वर्ट करना हो तो याद रखेंगे आप लोग, शक एरा में 78 अगर प्लस कर देंगे तो वो AD में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर 1935 दिया हुआ है शक एरा और इसको हमें AD में चेंज करना है तो 78 प्लस कर देंगे 1935 में तो आएगा 2013, यानी 2013 हो गया AD। 1935 यदि शक एरा है
तो 2013 हो जाएगा AD। जानते हैं प्रश्न संख्या 12, वेद किसे कहते हैं और वेद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थात वेद का मतलब ज्ञान होता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएँ हैं? इसका उत्तर है ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। एक बार फिर से, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएँ हैं? सही उत्तर है ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। प्रश्न संख्या 14, ऋग्वेद से क्या पता चलता है? इसका उत्तर है आर्यों का राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास। ऋग्वेद से क्या पता चलता है? आर्यों का राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास। खिल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, खिल किसे कहते हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, चातुर्वर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कल्पना का आदि स्रोत कौन है? एक बार फिर से, चातुर्वर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कल्पना का आदि स्रोत कौन है? सही उत्तर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, यानी कि पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है सबसे पहले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन है? एक बार फिर से, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन है? सही उत्तर है ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है? सही उत्तर है यजुर्वेद। एक बार फिर से, कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? एक बार फिर से, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सामवेद को। जी हाँ, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, सबसे प्राचीन एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? सही उत्तर है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। एक बार फिर से, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? 6 वेदांग कौन कौन से हैं? सही उत्तर है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। एक बार फिर से जानते हैं, 6 वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। प्रश्न संख्या 23, पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? सही उत्तर है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। प्रश्न संख्या 24, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को, यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। एक बार फिर से, 18 पुराणों में सबसे प्राचीन कौन है? सही उत्तर है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। इसके पहले कि इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला को समाप्त किया जाए, मैं एक बार फिर से वेदों को दोहरा देना चाहता हूँ और एक छोटा सा वेदों का मैं व्याख्या भी कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि वेद किसे कहते हैं और वेद के कितने प्रकार हैं। तो एक बार फिर से समझिए, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है,
जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, यानी वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, यानी ऋग्वेद का वाचन करने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता है। अगला है यजुर्वेद, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। एक बार फिर से, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। अगला वेद है सामवेद, गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहा जाता है। एक बार फिर से, गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। फिर से एक बार जानिए, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। अगला वेद है अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद अथर्ववेद कहलाता है। यह वेद जादू, टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित है, तो यह है अथर्ववेद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आज के लिए इतना ही। इन 25 प्रश्नों को अच्छे से याद करिए, समझिए, और यदि किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।